से वैसी रहेगी, समझ रहे हो। तो हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या पढ़ रहे थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो कल अपन ने बात की थी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है? पृष्ठ का मतलब क्या होता है? समतल या तल, है ना। पृष्ठ यानी तल, और क्या बोलते हैं इसको? कोई भी एक समतल जगह जो होती है, सरफेस होता है, उसको हम पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ। समझ गए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि एरिया, जितना समतल हम घेरती है वो जगह, उसको क्या बोलते हैं? एरिया कहते हैं, समतल कहते हैं, ठीक है ना। उसका क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहते हैं। आयतन का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चीज है उसके अंदर खाली जगह जो होती है, जिसमें भरने की जो जगह होती है, उसको बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस किस का पढ़ेंगे? तो 5 चीजें हमने देखी थी। एक है घन, फिर घनाभ, फिर बेलन, शंकु और गोला, है ना। इन 5 चीजों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, प्रश्नावली 16 में, ठीक है। तो घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। अभी हम पढ़ेंगे घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन और विकर्ण, है ना, विकर्ण की लंबाई। हम इस अभी जो आज पढ़ेंगे घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन तथा विकर्ण की लंबाई, इनके बारे में हम देखेंगे ना। तो घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन तथा विकर्ण की लंबाई, यानी 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कुल 6 सूत्र पढ़ेंगे। कितने? 6 सूत्र। समझ में आ रही बात? 6 फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, फिर इसके कुछ उदाहरण है, वो उदाहरण हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घनाभ क्या होता है या घन क्या होता है ना। घन या घनाभ क्या होता है? तो घन क्या होता है? जैसा हमने देखा था वर्ग, वर्ग के बारे में पढ़ा है, वर्ग, है ना। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जिसकी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम कहते हैं वर्ग। तो जो घन जो होता है, घन, है ना, घन 6 वर्गों से मिलकर बनता है। कितने? 6 वर्गों से। 6 वर्गों से मिलकर क्या बनता है? एक घन, है ना। तो घन की आकृति ऐसे दिखती है, एक डिब्बा होता है और इस तरीके से, यानी उसके 6 फलक होते हैं। कितने? 6 फलक। समझ में आ रही? 6 साइड्स होती है, 6 भुजाएं होती है उसकी। और इसके अंदर जो कोने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोर। क्या कहते हैं? कोर। कोने का मतलब जो ये किनारे होती है ना, जो भी हमारा घन है उसकी, ये इनको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। तो कितनी कोर होती है? 12 कोर होती है। कितनी? 12 कोर। और कितने इसके शीर्ष होते हैं? कोने, हाँ, 8 शीर्ष होते हैं। कितने? तो घन में या घनाभ में 12 कोर होती है। क्या होती है? कोर। और 8 क्या होते हैं? शीर्ष। शीर्ष का मतलब उसके कोने, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा? अब हम देखते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब क्या है? पूरा। संपूर्ण का मतलब पूरा। और पृष्ठ यानी कुल कितने पृष्ठ होते हैं घन के अंदर? 6 पृष्ठ होते हैं, 6 फलक होते हैं। इनको और क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो 6 फलक होते हैं, 6 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कोई भी कमरा भी है तो उसकी दीवार है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। ये बोर्ड है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी पूरे का क्षेत्रफल। समझ में आ रही बात? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा हम देखते हैं। तो ये घन बनता है वर्गों से। किससे मिलकर बनता है? वर्गों से। तो वर्ग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो यहां पर कितनी भुजाएं हैं घन के अंदर? कितनी भुजाएं होती है घन के अंदर? 6 भुजाएं होती। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। समझ में आ गया? और आगे लिख देंगे वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई। इकाई की जगह
इकाई क्या है हमारा, मात्रक होता है। क्या होता है, मात्रक। क्षेत्रफल हमेशा किस में निकालते हैं, वर्ग में। किस में निकालते हैं, वर्ग में। ये छोटी सी चीज है लेकिन ध्यान रखनी है आपको, क्षेत्रफल निकाला जाता है वर्ग में। किस में निकालते हैं, वर्ग में, स्क्वायर में। समझ में आ रही बात। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और घन जो है 6 वर्गों से मिलकर बनता है। कितने वर्गों से, 6 वर्गों से। तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। समझ में आ गई बात। और इकाई की जगह हम जैसे फीट में दे रखा है तो क्या लिख देंगे, इकाई की जगह फीट, वर्ग फीट है ना। सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर है ना, मीटर है तो वर्ग मीटर। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल वर्ग इकाई। ठीक है, अब ये क्या है और कैसे इसको याद करते हैं। तो घनाभ का अब देखो घनाभ बनता है आयतों से मिलके। किन से मिलता है, आयत से। आयत से 6 आयत मिलके एक घनाभ बनाते हैं। 6 आयत मिलके एक घनाभ बनाते हैं। समझ में आ रही बात। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। समझ में आ रही बात। वैसे इस लंबाई इंटू चौड़ाई है, एल बी जो है लंबाई और चौड़ाई होता है, एच जो होता है हाइट होती है, क्योंकि घनाभ के अंदर हाइट भी आती है, ऊंचाई भी आती है। समझ में आ रही बात। क्योंकि कोई डिब्बा है तो लंबाई और चौड़ाई तो होगी, लेकिन उसके साथ क्या होगी, ऊंचाई। तो वैसे घनाभ के क्षेत्रफल को याद करने का सिंपल तरीका है कि आप एल बी और एच को याद कर लो। एल बी एच, लाल बहादुर शास्त्री, जैसे एल बी एस हमने कल समझा था, एल बी एस है ना, एल बी एस यानी लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पर एल बी एच मान लो, इसको क्या मान लो, एल बी एच। तो सूत्र क्या बनेगा, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू कोष्टक लग रहा है यानी इंटू, कोष्टक का मतलब क्या होता है, इंटू। तो 2 इंटू एल बी, तो एल को बी से गुणा करना है, फिर प्लस बी को एच से गुणा करना है, और फिर एच को एल से गुणा करना है। इस चित्र को दिमाग में रखना है। समझ में आ रही बात। एल को बी से करना है, बी को एच से करना है, और एच को वापस एल से करना है, और सभी को गुणा करके जोड़ के फिर वापस 2 से गुणा करना है। तो वो आ जाएगा आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब मैंने कहा खाली जगह है ना। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। क्या आएगा, सीधा भुजा का क्यूब। क्यूब यानी 3 बार गुणा करेंगे भुजा को। क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार गुणा है ना। भुजा की घात 3, ये समझ सकते हैं अपन, यानी क्योंकि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। समझ में आ रही बात। तो भुजा को भुजा से फिर वापस भुजा से गुणा करेंगे। जैसे माना कि किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा, 27 घन सेंटीमीटर। ये आएगी घन में। किसमें आएगी, घन में। जैसे क्षेत्रफल आ रहा था हमारा वर्ग में, किसमें आ रहा था, वर्ग में। आयतन आएगा आपका घन में, किसमें आएगा, समझ में आ रही बात। इसको घन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, घन। ये मात्रक। और जैसे इकाई, घन इकाई आता है, तो यहाँ पर अभी मैंने बोला सेंटीमीटर है, तो क्या लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर। जो इकाई होती है उसकी जगह क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। हाँ, ध्यान से समझना। तो घन सेंटीमीटर आ जाएगा, 27 घन सेंटीमीटर। 27 कैसा है, मैंने कहा कि एक घन है, उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर। क्या बोला मैंने, 3 सेंटीमीटर है उसकी भुजा। तो एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो सारी भुजाएं कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि घन जो है वो वर्गों से मिलकर बनता है, और वर्गों की सारी भुजाएं क्या होती, समान होती है। तो एक भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर होगी। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। भुजा की घात 3, तो हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे। क्यूब का मतलब क्या है, 3 को 3 से 3 बार गुणा करेंगे। समझ में आ रही बात। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे अपन, या घन सेंटीमीटर लिखेंगे। इंग्लिश में लिखेंगे तो 27 सेंटीमीटर क्यूब है ना, इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं अपन। समझ में आ रही बात। तो ये घन का आयतन हो गया। उसके बाद घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH। क्या होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू
ऊंचाई। समझ में आ रही बात? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। एल यानी लेंथ लंबाई, बी यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई, और एच यानी हाइट, हाइट यानी ऊंचाई। तो एल बी एच है ना, ये भी घन इकाई में और ये भी घन इकाई में। इकाई यानी जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ जाएगा, घन लग जाएगा आगे, या सेंटीमीटर के ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं आएंगे। नंबर लाने हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए? और नहीं रखोगे तो कम नंबर आएंगे या फेल हो जाओगे। ठीक है? तो एल बी एच यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको याद रह जाएगा? ठीक है। अब तीसरा, ये देखो, ये दोनों का जोड़ा हो गया, ये दोनों का जोड़ा हो गया है ना, क्षेत्रफल क्षेत्रफल और आयतन आयतन। अब हम देखते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई, है ना, या घन के विकर्ण की लंबाई ना। घन, अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण यानी कोई भी आकृति है उसका विकर्ण क्या होगा, इस कोने से इस कोने को मिलाना, उसी को विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। तो विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? तो घन का विकर्ण जो होता है उसकी लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा वर्गमूल 3। क्या होता है? भुजा वर्गमूल 3 इकाई, है ना। इसमें वर्ग या घन नहीं लगेगा, सीधा इकाई आएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई बता रहे हैं अपन किसी की, तो सीधे इकाई आ जाएगी, जो भी इकाई होगी वो लिख देंगे। तो भुजा वर्गमूल 3, क्या आएगा आंसर? भुजा वर्गमूल 3। अगर कोई घन है और उसकी भुजा का माप 4 सेंटीमीटर मानेगी, क्या है? 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिख दोगे? उसके विकर्ण की लंबाई 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 4 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर। भुजा की जगह क्या लिख देंगे? 4। समझ में आ रही बात? तो 4 वर्गमूल 3 आ जाएगा, बस ये अपना आंसर होगा। ठीक है? ऐसे ही घनाभ के विकर्ण की लंबाई, है ना, घनाभ का विकर्ण की लंबाई क्या होती है? वर्गमूल के अंदर एल, हाँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये भी इकाई में आएगा। किस में आएगा? इकाई में। समझ में आया? तो एल बी एच वैसे याद रखना है, प्लस लगाना और इसका स्क्वायर करना है, और वर्गमूल निकाल लेंगे तो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सिंपल है, मेरे ख्याल से 6 सूत्र आपको याद हो गए होंगे। हो गए? ठीक है। अब हम उदाहरण लेते हैं ना, नहीं हुए तो एक बार और रिवीजन करना। अब अपन उदाहरण नंबर 1 लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। एक बंद लकड़ी का बक्सा है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है अपने को। ठीक है? उसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है आपको 90 सेंटीमीटर, है ना, और चौड़ाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊंचाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है? ये उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। तो लंबाई 90 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है? अब ये बोल रहा है बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दी, हमें बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसने कोई अंदर की और बाहर की अलग अलग माप नहीं दी, समझ रहे हो? ये कंफ्यूज करने के लिए हमें क्या बोल रहा है? बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कंफ्यूज करने के लिए इसने बाहरी बोला है, लेकिन इसने अंदर और बाहर की कोई लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं दी। तो हम क्या मानेंगे? इसको बाहर की लंबाई चौड़ाई मानेंगे। जो बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी ना, ये क्या मानेंगे? हम बाहर का ही मानेंगे इसको, क्योंकि उसने अंदर का कोई अलग माप नहीं दिया है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, और हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोल सकते हैं इसको, है ना। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि 5 भुजाओं को ही ज्ञात करना है अपने को, संपूर्ण पृष्ठीय है ना। तो मुझे बताओ, इसकी लंबाई 90 है, चौड़ाई 50 है और ऊंचाई 30 है, तो ये घन हुआ कि घनाभ? घनाभ। क्यों? क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, घन की तो सभी सेम होती है।
समझ में आ रही बात? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे सूत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना, वर्ग इकाई, जो भी इकाई आएगी। अब देखो यहाँ पर इकाई क्या है, उस इकाई जगह क्या लिखेंगे हम, सेंटीमीटर, है ना, वर्ग लिख के सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ में आया? तो हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश में लिखोगे तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे आप। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू एल बी, एल का मान कितना है, एल का मान कितना है 30, हाँ सॉरी 90 इंटू एल और बी साथ में यानी गुणा हो रहे हैं, है ना, तो एल 90 इंटू बी का मान कितना है 50, फिर प्लस बी का मान कितना है 50 इंटू 30, फिर 30 इंटू 90। ठीक है, आंसर आने के बाद अपन वर्ग इकाई लिख देंगे। ये 2 इंटू 90 को 50 से गुणा करेंगे, 2 जीरो तो पहले ही है, 2 जीरो लगा दी, 9 पंजे 45, है ना, तो 45 आ जाएंगे, फिर 2 जीरो है इसमें भी, ये 2 जीरो लगा दिए, 5 तिया 15, फिर प्लस 2 जीरो इसमें भी है, 9 तिया 27। अब इनको जोड़ दो पहले, 4500, 1500 और 2700 को जोड़ो, तो 5 5 10 यानी 1000, या 4500 और 1500 यानी कि 6000, 8700 कितने हो जाएंगे 8700, है ना। 8700 को 2 से गुणा करेंगे यानी 87 को 2 से गुणा करेंगे, है ना, तो 8700 यानी 2 जीरो तो है ही, 87 का 2 गुना कर दो, 87 को 2 से गुणा कर लो, 8700 है ना, 2 से गुणा कर लो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और 1, तो 174 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, हाँ 174 यानी 17400 वर्ग इकाई, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 देखो, उदाहरण नंबर 2 दे रखा आपके, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1014 वर्ग मीटर, मीटर में दे रखा, देखो किस में दे रखा है, मीटर में। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 1014 वर्ग मीटर, इकाई की जगह इसने क्या दिया, मीटर। वो बोल रहा है भुजा ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है, भुजा, भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, भुजा की लंबाई ज्ञात करनी, भुजा कितनी है। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भुजा का 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, क्या होता है ना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, और घन कितने वर्गों से मिलकर बनता है 6, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। समझ में आया, घन का। अब 6 इंटू भुजा स्क्वायर को किसके बराबर रखेंगे, 1014 के, क्यों, क्योंकि उसने दे रखा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है, तो उसके बराबर उसके सूत्र को रख देंगे। 6 इंटू भुजा स्क्वायर किसके बराबर है, 1014 के। हमें क्या निकालना है, भुजा निकालनी है ना, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर 1014। अब देखो आपको भुजा निकालना है, आप चाहो तो भुजा को XYZ कुछ भी मान सकते हैं, है ना, आप चाहे तो भुजा को XYZ कुछ भी मान सकते हैं, और अगर नहीं मानते ऐसे लिखते हैं तो भी आपकी भुजा आ जाएगी। तो देखो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर 1014 दे रखा है, आपको भुजा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, तो जब भी किसी चर का मान निकालना होता है, चर यानी भुजा, जैसे यहाँ पर चर भुजा है ना, आप x मानते तो भी वो एक चर है जिसका मान हमें पता नहीं है, तो अभी यहाँ पर हमें किसका मान पता नहीं है, भुजा का मान पता नहीं है, तो भुजा का मान निकालना है, तो भुजा को क्या करना पड़ेगा, अकेला रखना पड़ेगा। भुजा को क्या करना पड़ेगा, अकेला रखना पड़ेगा। तो अकेला रखने का नियम क्या है कि पहले प्लस या माइनस में हो उसको पक्षांतरण करते हैं,
अगर जिसका आपको मान निकालना है, जिस भी चर का, अगर उसका मान आपको पता नहीं है तो पहले क्या करेंगे, आप उसको अकेला रखेंगे। तो अकेला रखने के लिए क्या करेंगे कि उसके साथ कोई प्लस या माइनस हो रहा है अगर अचर, तो उसका पक्षांतरण करेंगे। तो जो प्लस में होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जो माइनस में हो क्या हो जाएगा, प्लस में। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस तो कुछ हो नहीं रहा है। फिर हम करते हैं गुणा या भाग का। किसका, गुणा या भाग का। तो गुणा या भाग हो रहा है, उसका पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ पर गुणा क्या हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, गुणा, भाग कुछ भी नहीं रहा। तो जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा, भाग में। तो 6 यहाँ पर गुणा में, वो चला जाएगा भाग में। तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर अकेला रह जाएगा। भुजा का स्क्वायर बराबर 1014 के अंदर किसका भाग लग जाएगा, 6 का। तो 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 2। 169 देख लेना 6 का, है ना, 169 बार जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो जैसे ही यहां से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो भुजा, क्योंकि हमें भुजा का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें खाली भुजा चाहिए। क्या चाहिए, भुजा। तो भुजा चाहिए तो इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो जैसे इधर से वर्ग हटाओगे इधर क्या लगेगा, वर्गमूल। तो वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 169। अब 169 किसका वर्ग होता है, 13 का। किसका होता है, 13 का। तो भुजा का मान क्या आएगा, 13 क्या आएगा, 13 मीटर आएगा। क्या आएगा, मीटर। ये वर्ग मीटर मत लिख देना, क्योंकि आप सिर्फ लंबाई निकाल रहे हो, है ना। वर्ग लगता है क्षेत्रफल में, घन लगता है आयतन में। किसमें लगता है, और सिंपल लंबाई निकालते उसमें सिर्फ इकाई लगती थी। यहाँ पर इकाई मीटर थी, आप वर्ग मीटर मत लिख देना। वर्ग मीटर क्यों था, क्योंकि ये क्षेत्रफल था। समझ में आ रही बात। यहाँ पर सिर्फ मीटर लगेगा, 13 मीटर आ जाएगी भुजा की लंबाई। ये लास्ट में इसको याद रखना है, इकाई को। ठीक है, तो 2 उदाहरण हो चुके हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण नंबर 3 देखो कि यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर है, घनाभ जो है उसकी लंबाई कितनी है, 12 मीटर। 12 मीटर। चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है, 9 मीटर। और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। ऊंचाई कितनी दी, 8 मीटर, है ना। ऊंचाई 8 मीटर दे रखी है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। अब हमें ज्ञात क्या करना है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, ये हमें ज्ञात करना है। विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब देखो घनाभ की विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो हम लिखेंगे घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर वर्गमूल के अंदर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, और इकाई आ जाएगा लास्ट में, है ना। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना। तो यहां पर वर्गमूल के अंदर देखो लंबाई है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। देखो 12 का स्क्वायर करेंगे